तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए मैं लाया हूं वन शॉट्स की एक धमाकेदार सीरीज, जिसके अंदर मैं आपको साइंस के और इवन सभी सब्जेक्ट के वन शॉट्स लाऊंगा और आप जो है अपने चैप्टर्स को इजीली कवर कर पाएंगे। ऑल्सो मैं उसके साथ आपको दूंगा कुछ अच्छा स्टडी मटेरियल और आपको इतने अच्छे से कंसेप्ट की क्लियरेंस दूंगा कि आप सारे चैप्टर आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आपको मैं सबसे पहले बात कर रहे हैं हम चैप्टर 1 जो आपका साइंस का है, केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसको पढ़ने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैंने आपको प्रोवाइड कराया है एक वैलेंसी चार्ट और एक आपका जो है रिएक्टिविटी चार्ट प्रोवाइड कराया है। तो इन दोनों को एक बार आप इनसे गो थ्रू हो जाइए अच्छे से, तो आपको चैप्टर की ज्यादा अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 के साइंस का चैप्टर नंबर 1, जो कि हमारा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जो कि केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर भी है। तो चलिए डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो चैप्टर का जो कंसेप्ट है केमिकल रिएक्शन, तो पहले हम केमिकल समझते हैं और रिएक्शन समझते हैं। तो बेसिकली जब भी किसी चेंज में चेंज होगा तो वो चेंजेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। अगर कोई चेंज आप पहले जैसा कर पा रहे हैं, जैसा वो पहले था, अगर आप उस चीज को पहले जैसी ओरिजिनल कर देते हैं तो हम उसको बोलेंगे फिजिकल चेंज। और इन केस अगर आप उसको चेंज नहीं कर पाते हैं, वो जैसा है वैसा ही रहता है, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। एग्जाम्पल से शायद ज्यादा क्लियर हो, तो अगर आप मैं बोलूं कि आप पानी की बर्फ जमा दें तो वो एक फिजिकल चेंज होगा, क्योंकि आप अगेन उसको पिघलाकर वापस से पानी बना सकते हैं। और अगर मैं बात करूं केमिकल चेंज की, तो केमिकल चेंज के अंदर क्या है कि जैसे आपने कागज का टुकड़ा जला दिया या तो फिर दूध से दही जमा दी, तो ये चेंजेस वो चेंजेस हैं जिनको आप पहले जैसे नहीं कर सकते, तो इनको हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस। अभी केमिकल चेंजेस के आपके बुक के अकॉर्डिंग केमिकल चेंजेस के 4 पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू हम आप समझ सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि केमिकल चेंज हुआ है। वो पॉइंट्स क्या है उनको थोड़ा सा देखते हैं। एक है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। एक है चेंज इन कलर, द नेक्स्ट वन इज चेंज इन स्टेट, और लास्ट इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। सी, अगर ये चेंजेस किसी भी चेंज के अंदर अगर ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं तो आप बोल सकते हैं कि वो एक केमिकल चेंज है। जैसे अगर चेंज हुआ है टेम्परेचर के अंदर, अगर जैसे आप बारूद जलाते हैं, आप क्रैकर जलाते हैं दीपावली पे, तो उसके अंदर क्या देखते हैं आप कि चेंज इन टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है सडनली, तो वो क्या है, वो है चेंज इन टेम्परेचर, तो वो भी काइंड ऑफ केमिकल चेंज। ऑल्सो अगर चेंज इन कलर आता है, अगर कलर में आपको चेंज देखने के लिए मिलता है, तब भी हम बोल सकते हैं कि वो एक केमिकल चेंज है। जैसे कि आप एक फल देखते हैं, फल जब छोटा, एक आम होता है छोटा, वो हरे रंग का, और जैसे जैसे वो पकना शुरू हो जाता है तो कलर उसका पीला हो जाता है, तो कलर चेंज हुआ, तो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऑल्सो चेंज इन स्टेट, अगर स्टेट में भी चेंज आया है तब भी आप बोल सकते हैं कि वो क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि जैसे अगेन मैं क्रैकर्स वाला एग्जांपल दोहराऊंगा कि अगर आपने बारूद जलाया तो वो आपका सॉलिड स्टेट में था, और जब आप उसको बंद कर देंगे तो उससे गैसेस निकलेंगे, तो चेंज इन स्टेट भी है। ऑल्सो इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, अगेन क्रैकर वाला एग्जांपल चीजों को बेटर क्लियर कर रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि उससे जो गैसेस निकलेंगी, वो ऑल्दो वो पोल्यूशन फैलाएंगी गैसेस, बट जो गैसेस निकलेंगी लाइक CO2 और बाकी सारी गैसेस जो निकलेंगी वो क्या करेंगी, वो भी आप वहां से आपको इवोल्यूशन ऑफ गैस देखने के लिए मिल रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। ठीक है, केमिकल चेंज के बाद अब हम देख लेते हैं कि केमिकल चेंज अगर कोई हुआ है, उसी के ऊपर पूरा चैप्टर है, तो उसको डिनोट करने के मेथड्स हैं बेसिकली, जिसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस, जो साइंटिफिक मेथड है आपका जो केमिकल चेंज को डिनोट करता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं बोलता हूं कि मेरा जो मैग्नीशियम है वो मिला ऑक्सीजन के साथ और फॉर्म कर दी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिला और फॉर्म कर दी मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी इसी के अंदर क्या हुआ कि ये एक केमिकल चेंज है, और अगर आप इसको इस वे में डिनोट करते हैं तो हम इसको बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या है, साइंटिफिक मेथड है लिखने का किसी भी केमिकल चेंज को। अभी आप इसको और ज्यादा साइंटिफिक तब बना पाएंगे तब जब आप इसको सिंबल्स की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे आपको पता होगा कि मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्सीजन जो आपकी वो मिलती है मोलिकुलर फॉर्म में जो कि आपका O2 है, और फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला MgO है।
तो अगर मैं इसको इस वे में लिख देता हूं तो इसको मैं बेसिकली बोलूंगा एक केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन की दो पार्ट होते हैं, एक होती है आपकी LHS लेफ्ट हैंड साइड और एक होती है राइट हैंड साइड। सी लेफ्ट हैंड साइड जो है आपकी, इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट साइड, जहां पर आपको अपने सारे रिएक्टेंट्स देखने के लिए मिलेंगे जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और वो फॉर्म कर देते हैं प्रोडक्ट जो कि है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको आप बोलेंगे एक केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशंस को इसके बाद हमने लिख दिया तो इसको बैलेंस करने की भी नीड होती है। बैलेंस करने की नीड क्यों है, इसको जरा एग्जांपल से समझते हैं। अभी क्या हुआ कि आपने मैग्नीशियम को रिएक्ट कराया 2 ऑक्सीजन के साथ, और यहां पर आपको देखने के लिए मिला 1 ऑक्सीजन। तो भाई ये 1 ऑक्सीजन कहां गया और इसका हिसाब कौन करेगा? जब हमने यहाँ 2 यूज करे थे तो 1 ऑक्सीजन कहां गया? तो बेसिकली उसको डिनोट करने के लिए, उसको बताने के लिए आप क्या करते हैं, क्योंकि आपका जो केमिस्ट्री है वो फॉलो करता है कंजर्वेशन ऑफ मास, तो आप क्या कहेंगे कि जो मास जो जितना यहां पर यूज हुआ था वो पर्टिकुलरली वो वहां पर भी इतना ही होगा, कुछ चेंज नहीं हुआ होगा। तो यानी कि अगर यहां पर 1 ऑक्सीजन आया है तो या तो यहां पर भी 1 हो, और अगर यहां 2 आए हैं तो यानी यहां पर भी 2 हो। तो इसके लिए नीड आती है टू बैलेंस एन इक्वेशन। तो अभी हम आपको इक्वेशंस को बैलेंस करना सिखाते हैं। देखिए यहां पर क्या हुआ कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 है। अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे ऑक्सीजन 2 हो जाते हैं यहाँ पर भी, और यहाँ पर ऑलरेडी 2 है। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी मैग्नीशियम 2 हो गए और यहाँ पर मैग्नीशियम क्या था, 1 था। तो अब उसको चेंज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, 1 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर देता हूँ। अभी अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड सेम हो जाते हैं, 2 मैग्नीशियम, और देख लीजिए जी 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन। तो अभी क्या है कि ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है। तो बैलेंस्ड का आपको कंसेप्ट समझ आया कि कंसेप्ट क्यों बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस करने का रीजन ये है कि आपके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कम या ज्यादा ना हो, वो इक्वल रहे, इसीलिए आप इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो चलिए बैलेंसिंग के ऊपर थोड़ा सा और हल्का सा ध्यान और दे लेते हैं, और मैं आपको इसका एक पर्टिकुलर प्रोसीजर बता देता हूं कि कैसे आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। अगर आपने बैलेंस करनी है तो कैसे आप इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि अगर आपको इक्वेशन बैलेंस करनी है, बैलेंसिंग एन इक्वेशन, अगर आपको इक्वेशन बैलेंस करनी है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है आपके, उनको बैलेंस करेंगे। सबसे पहले जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उनको बैलेंस करेंगे, और वंस आपने उनको बैलेंस कर लिया है देन यू कैन गो टू द अदर रिमेनिंग एटम्स। जो आपके रिमेनिंग एटम्स हैं आपके इक्वेशन के अंदर, आप बाकी उसके बाद जो है उनको क्या कर सकते हैं, आप बैलेंस कर सकते हैं। जो भी है आपके, कुछ भी हो सकते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कार्बन, व्हाटएवर, जो भी आप जितना भी पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशंस के या अपनी पूरी केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ होपफुली आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी अभी लिया था, तो उसमें हमने क्या करा था कि मेरे पास मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन था और था मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था कि मेरे पास यहाँ 2 ऑक्सीजन थे और यहाँ था ऑक्सीजन 1 ही। तो सबसे पहले मैंने 2 से मल्टीप्लाई करी और क्या कर दिया, ऑक्सीजन को 2 बना दिया। तो अभी ऑक्सीजन इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। जब ऑक्सीजन आपने इक्वल कर ली है उसके बाद आप क्या करोगे, जो आपके रिमेनिंग एटम्स हैं, दैट इज आपके मैग्नीशियम के एटम्स हैं, उनको बैलेंस करोगे। और यहाँ पर जो है आपके 2 मैग्नीशियम है तो यहाँ पर भी आप 2 कर देंगे। तो ये होगी आपकी इक्वेशन बैलेंस। एक क्वेश्चन ये हुआ। इसके अलावा हम आपको प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन करा देते हैं। देखिए इसके अलावा आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, Zn plus H2SO4 will form ZnSO4 plus H2। देखिए अभी आपको इसके अंदर क्या है कि आपको यहां पर एक जिंक था, एक SO4, एक H2, एक H2, एक जिंक, एक SO4। तो अगर आप काउंट करते हैं दोनों साइड तो यहाँ नंबर ऑफ एटम्स ऑलरेडी इक्वल है, तो यहाँ पर बैलेंसिंग की नीड नहीं है। इसके अलावा आप और सारे एग्जांपल्स, और कुछ एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूं कि अगर आप आयरन को रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, Fe2O3। ठीक है, अगर आप आयरन को O2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, Fe2O3। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने कराना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन को बैलेंस। तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 2, यहाँ पर कितने हैं, 3। तो 2 और 3 को मैं कैसे बैलेंस कर सकता हूं, 3 वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और 2 वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो दोनों साइड 6 हो जाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ 6 ऑक्सीजन और यहाँ भी 6 ऑक्सीजन हो जाते हैं। लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ कि मेरे नंबर ऑफ आयरन जो है वो 4 हो गए। तो मैं यहाँ भी अगर नंबर ऑफ आयरन 4 कर दूं तो अभी ये इक्वेशन आप बोल सकते हैं कि बैलेंस्ड है। इसके अलावा हम एक एग्जांपल और लेंगे और देन नेक्स्ट टॉपिक पर आपका चल देंगे।
ठीक है, एक इक्वेशन और है, एक एग्जांपल और लेते हैं। Fe को अगर रिएक्ट कराया H2O के साथ, तभी मेरा बना Fe2O3 प्लस H2। सी अगेन आपको एक ही काम करना है, आपको सबसे पहले देखना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के नंबर्स। तो अगर आप यहां पर देखते हैं तो 3 ऑक्सीजन है और यहां पर ऑक्सीजन सिर्फ 1 है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं 3 ऑक्सीजन से, तो ये अभी ऑक्सीजन मेरे 3 हो जाते हैं, यहां पर ऑक्सीजन भी 3 है। चलिए इसके बाद हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन के अंदर क्या है, हाइड्रोजन के अंदर दो, इधर 2 मेरे हाइड्रोजन है और यहां पर कितने हो गए हैं, अभी यहां 6 हो गए हैं। तो मैं इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितने हो गए, अभी टोटल हाइड्रोजन के नंबर भी 6 हो गए हैं। इसके बाद आप बात करते हैं आयरन की। आयरन यहां पर कितने हैं, 2, और यहां पर आपके पास है 1। ठीक है, तो अभी आपने यहां भी आयरन को भी क्या बना देना है, 2 आयरन बना देना है। अभी ये मेरी इक्वेशन क्या हो जाती है, इतना करने से बैलेंस हो जाएगी। समझ रहे हो? ठीक है, तो दिस वे आपको क्या करना है, इक्वेशंस को बैलेंस करना है। अभी इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका हम डिस्कस कर लेते हैं, और दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस। सी टाइप्स क्या है, आप किस बेसिस पर इनको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफाइन करेंगे कि कैसे आप जो है बता सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन जो है आपकी किस टाइप की है। तो जैसे मैं पहला टाइप ले लेता हूं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज बेसिकली व्हाट, आप लोगों ने सुना ही होगा, कॉम्बिनेशन का मतलब है जब चीजें कंबाइन हो। तो इसके अंदर क्या होगा, कई सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट होगा सिंगल प्रोडक्ट बनेगा उनसे। अगर आप कई सारे रिएक्टेंट आपके रिएक्ट करेंगे टुगेदर और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाकर आपको देंगे, तो अब आप उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसे जी, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मान लीजिए एक कार्बन है और उसके साथ आकर जुड़ जाए ऑक्सीजन, तो ये बना देगा CO2। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके अंदर क्या हुआ कि आपका जो कार्बन था वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा और एक कार्बन डाइऑक्साइड बन के तैयार हो गया। तो मोर देन 1 रिएक्टेंट्स और एक प्रोडक्ट बना, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर बेसिकली अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। These are basically opposite to combination reactions in what way? See, यहाँ पर क्या हुआ कि कई सारे आपके रिएक्टेंट्स हैं और उन्होंने मिलकर एक प्रोडक्ट बना दिया। अभी आप क्या करेंगे, एक रिएक्टेंट होगा आपका और वो टूटकर कई सारे प्रोडक्ट्स में बिखर जाएगा। ठीक है, कई सारे प्रोडक्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल आपको ज्यादा क्लियर कर देगा। जैसे कि FeSO4 is getting dissociated into Fe2O3। इसको थोड़ा सा यहां लिख देते हैं, इट वुड बी मोर क्लियर, SO2 एंड SO। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहां हुआ क्या है कि आपने एक रिएक्टेंट लिया था और इट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, इट गेट ब्रोकन इनटू मैनी प्रोडक्ट। यहां पर एक FeSO4 जो है वो टूट गया, Fe2O3, SO2 और SO। ऑल्दो अभी मैंने आपको बैलेंसिंग सिखाई, तो लेकिन ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो आप इसको बैलेंस करिएगा, ये आपका होमवर्क है। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, और जो भी नीडी हैं, जो भी स्टूडेंट्स आपको लगता है कि उनको इसकी नीड है, उनको शेयर भी कीजिएगा साथ साथ। ठीक है, अभी हमने कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम अपने नेक्स्ट टाइप पर बढ़ जाते हैं और उसको हम बोलते हैं आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट reactions. What happens in displacement reaction is displacement। आपको पता है कि आप क्या करना चाहेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या है कि इसके अंदर चीजों को डिस्प्लेस करा जा रहा है, एक चीज किसी दूसरी चीज को उसकी जगह से हटा रही है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूं। समझिए कि अगर आप चेयर पर बैठे हैं और मैं आपसे ज्यादा पावरफुल हूं और चेयर एक ही है, तो फिर क्या होगा कि टेंडेंसी ज्यादा होगी कि मैं आपको वहां से हटा दूं और आपकी जगह मैं ले लूं। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उसी को मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट के। एक मजबूत सोल्ट, मजबूत यानी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलूं तो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से निकाल दे और उसकी जगह ले ले, तो उसको मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को एग्जांपल के साथ क्लियर करेंगे। तो इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो Fe प्लस CuSO4 and when these react together it becomes FeSO4 प्लस Cu।
दिस वे क्या होगा कि ऑब्वियसली आपका जो आयरन है वो कॉपर से ज्यादा ही रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा कि कॉपर के सोल्ट से कॉपर को निकाल देगा, कॉपर को बाहर कर देगा, बोला भाई कि तेरी पावर मेरे से कम है, तो इसने इसको रिप्लेस कर दिया और अपने आप अपने जो है सोल्ट बना लिया FeSO4 और कॉपर चला गया सोल्ट के बाहर। चलिए, तो अभी हम बात कर रहे थे आपके पार्ट नंबर 4 दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब आप डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होगा कि 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब कि अगर आपके 2 एलिमेंट्स हैं और उन दोनों के अपने अपने सोल्ट्स हैं तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के सोल्ट को आपस में चेंज कर लेंगे। जो ज्यादा आपका रिएक्टिव सोल्ट है वो क्या करेगा कि वो जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो दूसरे के सोल्ट में जाकर अपना खुद का सोल्ट बना लेगा उसको और उसको वहां से भगा देगा। अब वो जब वहां से भागेगा तो वो फ्री तो वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि रिएक्टिविटी कुछ तो उसकी भी है, तो वो उसके सोल्ट को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो इस तरह से जो आपका काम करता है ये करता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, देखिए अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ क्लियर करता हूं। Na2SO4 plus BaCl2 will give you BaSO4 plus NaCl। तो यहां पर क्या हुआ कि अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप पर आते हैं पोटेशियम और सोडियम। तो सोडियम जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, तो इसने करा क्या है कि इसने BaCl को इसके सोल्ट से रिड्यूस कर और इसके साथ अपना खुद का सोल्ट बना लिया है NaCl। तो Na ने BaCl2 के आपके सोल्ट के साथ जो है क्या बना लिया है, NaCl बना लिया, और बचा आपका Ba जो है खाली बचा, और इधर बचता है SO4। तो अभी ये Ba भी खाली तो बैठेगा नहीं, क्योंकि इसकी भी रिएक्टिविटी कुछ ना कुछ है। तो अकॉर्डिंग टू इट्स रिएक्टिविटी ये क्या करेगा, इस SO4 के साथ पेयरिंग कर लेगा, इसके साथ कंपाउंड बना लेगा, दैट कम्स आउट टू बी BaSO4। ठीक है, तो इस तरह से आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि 2 एलिमेंट्स हैं और वो दोनों अपने सोल्ट्स एक्सचेंज कर लेते हैं, तो ये है बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी एग्जांपल जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हर टाइप के साथ एग्जांपल जरूर याद रखने हैं, क्योंकि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको ये चीज एग्जाम्पल के साथ अगर आप मेंशन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगी और मार्क्स भी आपको फुल मिलेंगे। ऑल्सो आपको इसको डिफाइन करना भी सीखना है। देखिए मैं क्या बता रहा हूं आपको, जो मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं सेम चीज आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखनी है, और लिखनी ऐसे है कि when two salt come together and the one which is having the higher reactivity replaces the other from its salt and form a salt of its own in other salt। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो ज्यादा रिएक्टिविटी वाला है वो दूसरे के साथ दूसरे को रिप्लेस कर देगा उसके सोल्ट से और उसके साथ सोल्ट बना लेगा। तो इंग्लिश में भी प्रॉपरली कन्वर्ट करेंगे और एग्जांपल के साथ लिखेंगे तो मार्क्स आपको श्योरली पूरे ही मिलेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जी 5th पार्ट की। जो 5th आपका जो लास्ट पार्ट है वो है रिडॉक्स रिएक्शंस। तो रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं, देखिए रिडॉक्स 2 पार्ट से मिलकर बना है। ये री जो है रिडक्शन का है, रेड जो है ये रिडक्शन का है, और OX जो है ऑक्सीडेशन का है। तो जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हो वो हमेशा रिडॉक्स क्यों बोला, क्योंकि ये जो दोनों रिएक्शंस हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शंस हैं, ये दोनों एक साथ ही हुआ करते हैं। अगर आप किसी एक चीज को ऑक्सीडाइज करोगे तो दूसरी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। समझिए ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि अगर आप किसी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन ऐड करते हैं या हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो हम उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इसी के अपोजिट रिडक्शन क्या है, अगर किसी एलिमेंट के साथ आप ऑक्सीजन रिमूव कर दें उससे या तो हाइड्रोजन उसमें ऐड कर दें तो उसको मैं बोलूंगा रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये जनरली एक साथ ही क्यों होते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि आपने 2 एलिमेंट्स लिए या 2 कंपाउंड्स लिए और एक कंपाउंड से आपने ऑक्सीजन रिमूव कर दी। अगर आप उससे एक से रिमूव कर दोगे तो वो दूसरे पर जाकर अटैच हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो अगर एक से हटाई है तो वो रिड्यूस हुआ है और जिससे जाकर लगी है वो आपका ऑक्सीडाइज हो गया। एग्जाम्पल के साथ ज्यादा क्लियर होगा, तो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ क्लियर करता हूं। ये Cu जो है आपका Cu, ये O2 के साथ मिला और इसने बना लिया CuO। ठीक है जी, तो ये आपका कॉपर है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन मिला और कॉपर ऑक्साइड बना ली। तो अभी क्या है कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, तो ये इसको तो हुआ है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और अगर आप देखते हैं O2, तो O2 के साथ कोई दूसरा एलिमेंट ऐड हो गया है तो इसका हुआ है रिडक्शन। अभी रिडक्शन प्रॉपरली कैसे हुआ है ये मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा। अगर आपको वैलेंसीज के बारे में पता है तो कॉपर की जो वैलेंसी है, ठीक है, कॉपर की वैलेंसी 2 है। यहां पर कॉपर की वैलेंसी कितनी थी, 0। यहां पर कॉपर की वैलेंसी थी 0, और यहां पर आप देखेंगे कि ऑक्सीजन की -2 है तो इसकी +2 हो गई होगी न्यूट्रल करने के लिए, यानी ये 0 से +2 चला गया। तो ये भी एक मेजर है ऑक्सीडेशन बताने का कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर आपका इंक्रीज हुआ है, ये 0 से +2 पर चला गया है, तो ये भी, इससे भी आप बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हुआ है।
ऑल्सो यहाँ पर आप ऑक्सीजन देखेंगे तो ये अपनी कंपाउंड अपनी जो है मोलिकुलर फॉर्म में है, तो यहाँ पर इसका भी कितना है वैलेंसी नंबर 0 है, और यहाँ पर ये कितनी फॉर्म में चला गया -2 में, तो इसका हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, ZnO+C, तो Zn और CO फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो Zn के साथ ऑक्सीजन था और वो जाकर ज्वाइन हो गया कार्बन के साथ, तो जिंक जो है जिससे ऑक्सीजन रिमूव हुआ उसको हम बोलेंगे कि इसका जो है रिडक्शन हुआ है, और C जिसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया इसको हम बोलेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। एक चीज आपको और देख लेनी है कि जिसका रिडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसने दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दिया, इसने ऑक्सीजन दे दी, तो ये खुद तो रिड्यूस हो गया लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दिया, तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो इस तरह से आपके ऑक्सीजन और रिडक्शन रिएक्शन जो है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का भी पार्ट फिनिश हो जाता है। अभी हम बढ़ चले हैं चैप्टर के लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि आपका है ऑक्सीडेशन के। आप ऑक्सीडेशन को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट एस्पेक्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल्स में बताता हूं। ऑक्सीडेशन आपका अलग अलग चीजों में हो सकता है, जैसे कि एक ऑक्सीडेशन होता है कोरोजन, जिसको आप आयरन में बोलते हैं कि आयरन में आयरन जंग खा गया है, तो उसको वो भी एक टाइप का कोरोजन है। एक होता है रेंसिडिटी, जब आपका खाना खराब हो जाता है तो उसको भी आप क्या बोलते हैं, वो भी एक टाइप का ऑक्सीडेशन है। तो अभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑक्सीडेशन हम पढ़ते हैं। तो पहला जो है कोरोजन, ठीक है। आई थिंक इट इज क्लियर, थोड़ा सा इंक कम हो गई है, ठीक है। कोरोजन क्या है? कोरोजन के अंदर है कि अगर आपका आयरन के साथ ऑक्सीजन और कुछ आपका जो है पानी यानी कि H2O के कुछ एलिमेंट्स मिल जाते हैं, तो ये एक एलिमेंट ये एक फॉर्म बना लेता है Fe2O3.XH2O, ठीक है। इसमें सिर्फ यही नहीं है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन डाइऑक्साइड यानी डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि सिर्फ ऑक्सीजन और पानी ही होंगे, इसमें और कई सारी चीजें होंगी, लेकिन अभी के लिए हम मेनली कंसीडर करते हैं ये मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। तो अभी अगर आप ऑक्सीजन और पानी किसी चीज अगर आपके आयरन के साथ ऐड हो जाते हैं, तो ये क्या इस तरह की एक फॉर्म बनाएगा जिसको हम रस्ट बोलते हैं, जिसको आपने जंग बोलते हैं। तो उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है Fe2O3 और कुछ मोलिक्यूल्स उसके साथ पानी के होते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कोरोजन इन केस ऑफ आयरन, ठीक है। इसके अलावा आप और भी कई सारी चीजें देखेंगे, जैसे कि मैं अगला एग्जांपल आपको बताता हूं खाने के आइटम्स के रिगार्डिंग। तो खाने के आइटम्स में इसको हम बोलते हैं, इसका टर्म का प्रॉपर नाम है रेंसिडिटी। देखिए जी, रेंसिडिटी के अंदर क्या होता है? रेंसिडिटी के अंदर ऐसा होता है कि आपका जो खाने का टाइम है, कोई भी एक खाने का आइटम है, उसको खाने का एक पर्टिकुलर टाइम, एक लिमिट होती है कि तब तक आप उसको खा सकते हैं। जैसे आप ब्रेड लाते हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट उसके ऊपर पड़ी हुई होती है, या तो कोई भी पैक्ड फूड आइटम है तो उसके ऊपर उसकी एक्सपायरी डेट पड़ी होगी, तो वो आपको बताएगा कि उसका लास्ट टाइम कब है खाने का। तो ये क्या बताता है कि उसके अंदर जो हमने नाइट्रोजन गैस या जो भी उसके अंदर हमने इनर्ट गैस भरी हुई है, जिससे कि वो बाहर के एटमॉस्फेयर से बचा रहे और खराब ना हो, उसका टाइम पीरियड कितना है, वो कब तक उसको बचा कर रख सकती है। कई बार आप देखते हैं कि खाना आप फ्रिज में नहीं रखते हैं तो वो खराब हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में होता क्या है? ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स। आपके खाने के अंदर जो भी फैट्स डलते हैं, फैट्स यानी कि ऑयल है, घी है, उसका अगर आपका ऑक्सीडेशन हो जाता है, वो खाने लायक नहीं बचता है, तो उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी ऑफ फूड, ठीक है। और इसी के साथ आपका चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट आपका फिनिश हो जाता है। देखिए इसमें चैप्टर को समझने के लिए, चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आपको कोई एक डाउट रह गया है, कोई बचता है, तो आप प्लीज कमेंट्स में बता सकते हैं और कोई चीजें आप क्लियर कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द डाउट अगर आप इस वीडियो के थ्रू एक बार और हो जाएंगे तो आपको ज्यादा क्लियर चैप्टर हो जाएगा। ऑल्सो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको एक वो दे दूंगा जो आपका रिएक्टिविटी चार्ट है, तो अगर आपको रिएक्टिविटी चार्ट आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट कितना ज्यादा रिएक्टिव है, और ये भी पता चल जाएगा कि किसकी वैलेंसी कितनी है। मैं वैलेंसी चार्ट भी आपको प्रोवाइड करूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा, तो चैप्टर की ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। और ये आई होप ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन में। थैंक यू।